future doctors of India, welcome back to the Mantra family. I am Varun Agrawal and this is your channel Mantra of the Biology. लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था अबाउट द साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, एग्जैक्टली उसका पाथवे क्या होता है, ठीक है, एंड एटीपी किस प्रोसेस में कितने एटीपी फॉर्म होते हैं, कहाँ पे NADPH2 फॉर्म होता है। अगर आप बेसिक समरी देखें तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपके एटीपी एंड NADPH2 बनते हैं और साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में आपका सिर्फ एटीपी का फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमने फोटोसिस्टम्स का रोल क्या होता है क्लियर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का लॉस कहाँ पे होता है, कहाँ पे इलेक्ट्रॉन की साइक्लिंग होती है, कौन कौन से प्रोटीन मॉलिक्यूल्स इन्वॉल्व होते हैं इलेक्ट्रॉन के कैरी करने के लिए। बट उन दोनों में एक कॉमन बात थी कि दोनों में जो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर था वो था FeS। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सो ये कुछ चीज़ें अपने माइंड में हमेशा रखिएगा। क्लियर हो गया आपको? आज के हमारा जो लेक्चर है, ये जो हमारा लेक्चर है इसके बारे में हम काफ़ी कुछ डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ठीक है। जैसे कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया में जब हम पढ़ रहे थे ETS सिस्टम, तो वहाँ पे भी हमने ये कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस पढ़ा था कि क्या एग्जैक्टली इसका मतलब ये होता है कि एटीपी कैसे फॉर्म होता है। और एटीपी का फॉर्म होने का एक ही तरीका है माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होना। जैसा कि आपको पता है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड द क्लोरोप्लास्ट ये ट्रांसड्यूसर ऑर्गेनेल्स होते हैं बिकॉज जो एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करके उसकी एनर्जी को ब्रेक करता है और उसकी एनर्जी को यूज किया जाता है, ठीक है, इन डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस ऑफ सेल, ठीक है। तो वहाँ पे ब्रेक डाउन की एनर्जी यूज होती है, मतलब वहाँ पे केमिकल कंपाउंड को ब्रेक करके एनर्जी को बनाया जाता है। यहाँ पे अगर आप देखें तो क्लोरोप्लास्ट में बेसिकली होता है क्या है, यहाँ पे भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है, बट यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स के मूवमेंट्स के थ्रू जो एनर्जी का लॉस होता है, उसके लॉस की वजह से जो एनर्जी बनती है उसके थ्रू एटीपी का फॉर्मेशन किया जाता है, ताकि उस एटीपी को हम डार्क रिएक्शन, केल्विन साइकिल या फिर C3 साइकिल में हम उसको यूज कर सकें। तीनों एक ही है, ठीक है, अलग अलग नहीं है। तो एग्जैक्टली है क्या कि क्लोरोप्लास्ट पे किसी कंपाउंड का ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है, बट जो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी का लॉस हो रहा था उस लॉस्ट एनर्जी को यूज किया जाता है इन दिस प्रोसेस। तो आज हम उसी प्रोसेस के बारे में थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे। बाय द वे इसका मोस्ट ऑफ कंटेंट तो मैं पहले भी आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि एग्जैक्टली होता क्या है, क्या कीमो हाइपोथेटिकल कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइड्रोजन प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ओके। लेकिन आज हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ेंगे इसके बारे में। ध्यान रखिएगा, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, ये जो हाइपोथेसिस है, ये हाइपोथेसिस ETS के सिस्टम में, मतलब माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट दोनों में ये हाइपोथेसिस सेम है। हाँ, बट हाइपोथेसिस का रिलेशन किससे होता है, प्रोटॉन ग्रेडियंट के फॉर्मेशन से। बट इतना है कि कहीं पे प्रोटॉन ग्रेडियंट किसी दूसरे सिस्टम में बनते हैं, यहाँ पे किसी दूसरे स्ट्रक्चर में बनते हैं, सिर्फ इतना ही फर्क है, ठीक है ना। नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में याद रखिएगा, इसमें एक एटीपी और 2 NADPH2 के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, माइंड में रख लीजिए। और ये चीज़ हम आगे भी कनेक्ट करेंगे, ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी कि यहाँ पे क्योंकि 2 ही NADPH2 क्यों बन रहे हैं, एक ही एटीपी क्यों बन रहा है, ये दोनों चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। फिलहाल ये माइंड में रखिएगा, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन के एक साइकिल में, मतलब एक साइकिल जब रिपीट होता है तो एक एटीपी और 2 NADPH2 क्यों बनते हैं, 2 NADPH2 कैसे बन रहे हैं वो भी मैं आपको अभी समझाऊंगा कुछ टाइम बाद। साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन में केवल 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, यहाँ पे NADPH2 का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है। कीमोऑस्मोट, ये बस अभी माइंड में रख लीजिएगा, इस चीज को हम रिलेट करेंगे अभी हमारे नेक्स्ट अपकमिंग लेक्चर्स के साथ में। प्रोबेबली NADPH2 2 कैसे बनते हैं वो तो मैं आज समझा दूंगा आपको, ठीक है। इसके अलावा ये इतने ही क्यों बनते हैं और कितनी बार, मैंने बोला एक साइकिल में एक एटीपी 2 NADPH2 बन रहा है, तो कितनी बार साइकिल चलती है, ठीक है, वो भी हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जहाँ पे हम डार्क रिएक्शन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Chemoosmotic hypothesis is directly linked with the synthesis of the ATP through the development of the proton gradient across the membrane। देखिए यहाँ पे वर्ड को अगर हम ब्रेक करें, कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस, क्लियर, कीमोऑस्मोटिक मतलब ऑस्मोसिस का, ऑस्मोसिस मतलब कीमोऑस्मोसिस। कीमोऑस्मोटिक हाइपोथेसिस में 2 वर्ड्स आते हैं, कीमोऑस्मोसिस और हाइपोथेसिस। तो फिलहाल हाइपोथेसिस को हम थोड़ा साइड में रख देते हैं, हम कीमोऑस्मोसिस को पकड़ते हैं। कीमोसिस में इसको हम फर्दर ब्रेक डाउन करते हैं तो ये भी 2 चीजों से मिलकर बना हुआ है,
कीमो मतलब केमिकल्स एंड ऑस्मोसिस, ठीक है। ऑस्मोसिस क्या है यहाँ पे? ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, एक डिफ्यूज एक इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन जो हमेशा मेम्ब्रेन के थ्रू होता है, ये ऑस्मोसिस होता है। यहाँ पे ऑस्मोसिस में पार्टिसिपेट कौन कर रहा है या कौन ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन जो है प्रोटॉन्स ये जनरेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इट मींस ऑस्मोटिक प्रेशर किसकी वजह से डेवलप हो रहा है? एक केमिकल एलिमेंट की वजह से, मतलब आपके प्रोटॉन की वजह से। समझ में आ गया? और ऑस्मोसिस का रूल है कि जो हमेशा यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट होता है हमेशा, या किसी भी एलिमेंट का भी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन होता है, बट इतना फर्क होता है इन द प्रेजेंस ऑफ मेम्ब्रेन होता है ऑस्मोसिस के केस में। तो इट मींस अगर ये मेम्ब्रेन है तो इसके एक साइड तो प्रोटॉन्स बहुत ज्यादा है और एक साइड प्रोटॉन बहुत कम है, तो ऑटोमेटिकली एक ऑस्मोसिस जैसी सिचुएशन क्रिएट हो गई। तो इट मींस आपके जो मॉलिक्यूल जो आपके सॉरी एलिमेंट्स है वो इस मेम्ब्रेन से पास इजीली हो सकता है, यहाँ पे किसी एनर्जी की जरूरत नहीं है। ध्यान रखने का ये पैसिव मैकेनिज्म है, डिफ्यूजन ऑस्मोसिस ये पैसिव मैकेनिज्म है, इसमें किसी भी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। एनर्जी की जरूरत कहाँ पे हुई थी? हमने बताया था जब हाइड्रोजन को स्ट्रोमा से हम घृणा में लेके आए थे, वहां पे प्रोटॉन पंप काम कर रहा था। ध्यान रखिएगा एटीपी सिंथेटेज, जिसमें मतलब आपका ये जो मेम्ब्रेन है इसकी यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडियंट हाई है, यहाँ पे लो है, तो ये जो प्रोटॉन का जो मूवमेंट है फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन, ये विदाउट एनर्जी होता है। और ऑस्मोसिस होता ही जब विदाउट एनर्जी, तो इट मींस ये विदाउट एनर्जी है, यहाँ पे किसी तरह की कोई एनर्जी का यूटिलाइजेशन नहीं होता है, ठीक है। आपको मान के चलो कि आपको कभी ऊपर चढ़ना है, फॉर एन एग्जांपल आपको पहाड़ पे चढ़ने के लिए एनर्जी चाहिए, पहाड़ से नीचे उतरने के लिए या कूदने के लिए एनर्जी कभी नहीं चाहिए होती। ओके, नाउ the chemoosmotic hypothesis mechanism it's just similar to the photosynthesis as like in a respiration, दोनों में सेम ही है, ठीक है। देयर इज ओनली वन डिफरेंस कि माइटोकॉन्ड्रिया में जब हमने पढ़ा था एटीएस जब चल रहा था तो वहां पे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ था? प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो फॉर्मेशन हुआ था वो होता आपके इंटरमेम्ब्रेन स्पेस में, ठीक है, मतलब आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हुआ था। कहाँ पे? रेस्पिरेशन सिस्टम में, याद कीजिएगा। ओके, लेकिन क्लोरोप्लास्ट में वही प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्म, हाइपोथेसिस सेम है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो फॉर्मेशन है, ठीक है, प्रोटॉन ग्रेडियंट का जो फॉर्मेशन है वो कहाँ पे हो रहा है? ये हो रहा है ल्यूमन में, और ये हो रहा है आपके ल्यूमन में। क्लियर हो गए? ये फर्क होता है। अब कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म होते हैं, ठीक है, इसके बेसिकली जैसे कि आपको मैंने बताया कि थैलेकोइड मेम्ब्रेन, थैलेकोइड मेम्ब्रेन है, ठीक है। इस थैलेकोइड मान के चलो ये मैं आपको एक नॉर्मली सिस्टम दिखा देता हूँ। ओके, मान के चलिए कि ये क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा क्लोरोप्लास्ट हो गया है। ओके, हाँ, तो और ये इसका, हाँ, ये उसका एक थैलेकोइड है। क्लियर? तो इस थैलेकोइड की एक मेम्ब्रेन है, तो इस मेम्ब्रेन के चारों तरफ प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। तो अगर आप ये जो अंदर का पोर्शन देख रहे हैं, मतलब थैलेकोइड के अंदर का पोर्शन, इसे ल्यूमन बोलते हैं, और ये जो बाहर का एरिया इसे स्टोमा बोलते हैं। तो प्रोटॉन का ग्रेड मतलब इस मेम्ब्रेन के अक्रॉस प्रोटॉन ग्रेडियंट फॉर्म हो रहा है। इट मींस एक साइड कंसंट्रेशन ज्यादा है, एक साइड कंसंट्रेशन कम है, और मैंने बताया कि ल्यूमन के अंदर कंसंट्रेशन का फॉर्मेशन होता है। इट मींस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे यहाँ पे प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और यहाँ पे प्रोटॉन, फॉर एन एग्जांपल यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 ही रह गए। तो इट मींस ल्यूमन में कंसंट्रेशन ज्यादा है और आउटर स्टोमा में कंसंट्रेशन कम है, तो ऑटोमेटिकली एक ग्रेडियंट बन गया। ग्रेडियंट मतलब होता है फ्रॉम हाई टू लो, और ये जब ग्रेडियंट बना है तो यहाँ मूवमेंट होगा प्रोटॉन का फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ दिस मेम्ब्रेन। क्लियर हो गया? नाउ देयर आर द 3 मेन कॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ प्रोटॉन ग्रेडियंट। मैं इसको यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ओके, एनसीईआरटी में आपके 3 मेन कोज उन्होंने मेंशन किए हुए हैं कि कैसे प्रोटॉन ग्रेडियंट का फॉर्मेशन होता है। मैंने इसको प्रॉपर तरीके से ब्रेक डाउन करने का ट्राई किया है क्योंकि कई बार बच्चों को समझ में नहीं आता है। ओके, सबसे पहला क्या होता है कि देखिए नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में क्लोरोफिल से जो इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो उसकी क्षतिपूर्ति के लिए, बहुत हिंदी मैंने वर्ड यूज किया, उसके इलेक्ट्रॉन की रिकवरी के लिए जो इलेक्ट्रॉन होता है वाटर की स्प्लिटिंग से आता है। और मैंने आपको पहले भी बताया कि वाटर स्प्लिटिंग के लिए जो ऑक्सीजन, जो उसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल कॉम्प्लेक्स होता है वो उसके ल्यूमन के अंदर प्रेजेंट होता है।
इट मीन्स द वाटर डिसोसिएशन मतलब या वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस इनसाइड ऑफ ल्यूमन, याद रखिएगा, इस वाटर स्प्लिटिंग टेक प्लेस इनसाइड ऑफ ल्यूमन। तो इट मीन्स इन जब वाटर की स्प्लिटिंग अंदर होगी तो बेटा सिंपल सी बात है कि जो प्रोटॉन कहाँ पे हाई कॉन्सेंट्रेशन में होंगे, ल्यूमन्स पे होंगे ना, क्योंकि जो ऑक्सीजन इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स है, जो ऑक्सीजन इवॉल्व करता है वो थैलेकॉइड के ल्यूमन के अंदर है, तो प्रोटॉन भी तो ल्यूमन में ही होंगे हाई। ठीक है, तो ये पहला रीजन हो गया। दूसरा रीजन ठीक है, चलो एक बार मैं आपको है ना चलो मैं आपको एक एनिमेशन से दिखा देता हूँ। एक्चुअली दूसरे रीजन में एनसीईआरटी में और रियल फैक्ट में थोड़ा सा फर्क है। थोड़ा फर्क कहने का मतलब है, फर्क नहीं है एग्जैक्टली उनको डिस्क्राइब प्रॉपर एनसीईआरटी में नहीं, क्योंकि एनसीईआरटी में अगर प्रॉपर डिस्क्राइब करने लगे हर पॉइंट को, सो आज आपकी जो एनसीईआरटी इतनी है ना वो इतनी हो जाएगी। और अगर आप सोचिए अगर आप कोई भी अब लाइक 11th-12th के स्टूडेंट्स हैं या मेडिकल प्रिपरेशन कर रहे हैं आफ्टर 12th, अगर आप मार्केट में जाएं और एनसीईआरटी परचेज करें और आपको बुक सेलर ने देखा है इतनी मोटी एनसीईआरटी, आप जब भी बायोलॉजी छोड़ देंगे। इसलिए एनसीईआरटी के जो ऑथर्स हैं उन्होंने बुक को इस तरीके से बनाया है कि बच्चे देख के घबराए नहीं, वरना अगर रियल में अगर हर फैक्ट को एक्सप्लेन करने लगे बायोलॉजी के, तो आज वही एनसीईआरटी की जो वॉल्यूम है वो उसकी वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाएगा कि आप उसको फिर एक मेंटेलिटी होती है कि बच्चे जनरली उसी चीज को पहले प्रेफर करते हैं जो उनको इजी फील होता है, तो इसलिए एनसीईआरटी का कंटेंट कम है लेकिन उसके अंदर अनकवर टॉपिक बहुत है, इसलिए ये एक टीचर की रेस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि टॉपिक को अनकवर करके दिखाएं। सो डोंट वरी, मैं आपको वही दिखाऊंगा। तो एग्जैक्टली बहुत कुछ ऐसी चीजें हैं जो आपको डिस्क्राइब करनी जरूरी है जो एनसीईआरटी में अनकवर है। तो मैं आपको वो चीजें अनकवर चीजें पहले बताऊंगा जिससे कि आपको उसकी आपको वो एनसीईआरटी लाइन, अगर आप एनसीईआरटी के लाइन पढ़ेंगे सिर्फ, तो वो आप रटने के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होगा। तो मैं आपको एक एनिमेशन से दिखा देता हूँ कि एनसीईआरटी में क्या लिखा हुआ है और उसको एक्सप्लेन कैसे करना है। ठीक है, देखिए वी नो कि इन नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में कि पीएस सेकंड से इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं और इलेक्ट्रॉन रिलीज होने के बाद में वो जाते हैं प्लास्टोक्विनोन के अंदर, पता है हमें। और प्लास्टोक्विनोन जो होता है वो प्रेजेंट होता है लिपिड की मेम्ब्रेन्स के अंदर प्रेजेंट होता है क्योंकि लिपिड सॉल्युबल होता है। उसके बाद में ये दो इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F के अंदर दिए जाते हैं। तो यहीं पे रुकिए बस, एक बार मैं थोड़ा सा और पीछे कर देता हूँ उसको। ओके, यहीं पे बस रुकना है आपको। कारण अब देखिए मैं आपको कहना क्या चाहता हूँ, उन्होंने लिखा क्या है मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। एनसीईआरटी का ऐसा कहना है और ये सही भी है, एनसीईआरटी गलत नहीं कहा, कि जब पीएस2 से इलेक्ट्रॉन पीक्यू को दिया जाता है, प्लास्टोक्विनोन को दिया जाता है और फिर प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन को साइटोक्रोम B6F को देता है। तो होता क्या है एग्जैक्टली कि ये जो पीएस2 ने इलेक्ट्रॉन जब पीक्यू को दिया मतलब प्लास्टोक्विनोन को दिया, ठीक है, एक बार आपको मैं दिखा देता हूं, दोबारा से देखिए। जब उसने प्लास्टोक्विनोन को दिया, लेकिन एग्जैक्टली क्या है कि ये प्लास्टोक्विनोन इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है, ये आपका प्रोटॉन कैरियर है। देखिए मैं आपको फिर अगेन आपको कुछ फैक्ट रिपीट करता हूं, पीक्यू आपका प्रोटॉन कैरियर है, इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। जब पीएस2 ने पीक्यू को इलेक्ट्रॉन दिया तो पीक्यू कंफ्यूज हो गया, उसने बोला पीक्यू भाई साहब, सॉरी फोटो सिस्टम सेकंड भाई साहब, मैं इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं हूँ, मैं प्रोटॉन कैरियर हूँ, मुझे इलेक्ट्रॉन क्यों दे दिया। लेकिन फोटो सिस्टम 2 कहता है आप ऐसे इलेक्ट्रॉन कैरियर प्रोटीन मेडिटेड हो, ओके, आप इन्वॉल्व हो, आपको इलेक्ट्रॉन कैरी करना पड़ेगा, इट्स माय ऑर्डर। अब पीक्यू कहता है ठीक है भाई, जब इलेक्ट्रॉन आ ही गए हैं तो कैरी भी कर लेते हैं। तो पीक्यू क्या करता है एग्जैक्टली, पीक्यू करता क्या है, पीक्यू बेसिकली प्लास्टोक्विनोन हाइड्रोजन को लेता है स्ट्रोमा से और रिड्यूस होके PqS2 बना लेता है। ठीक है, अब उसके पास PqS2 बन गया। ठीक है, PQ से PqS2 का फॉर्मेशन हो गया। लेकिन क्या होता है कि अब इसने इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, अब वो कहता है कि अब मैं एक ही चीज कैरी कर सकता हूँ भाई साहब, मैं या तो इलेक्ट्रॉन या फिर हाइड्रोजन या मतलब प्रोटॉन। तो वो क्या करता है अब, लेकिन ऑर्डर क्या था, तुम्हें इलेक्ट्रॉन कैरी करने हैं, तुम्हें अपनी नहीं चलानी। ठीक है, तुम्हें वो करना है जो हम बताएंगे, वो नहीं करना जो तुम करते हो, हम बताएंगे आपको क्या करना है। तो भाई ये फोटो सिस्टम की ऑर्डर थे तो पीक्यू को वही करना पड़ा। पीक्यू ने कहा ठीक है बॉस बॉस, मैं इलेक्ट्रॉन ही कैरी करता हूँ, प्रोटॉन को छोड़ देता हूँ। अब लेकिन उन प्रोटॉन को, अब जिस वो जो प्रोटॉन है उन प्रोटॉन को छोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए, क्योंकि वो प्रोटॉन कहाँ थे, वो प्रोटॉन स्ट्रोमा में थे।
ठीक है, PqS2 ने ले तो लिया, लेकिन वो प्रोटॉन अभी ल्यूमन में लाने के लिए वो PQ का अपने प्रोटॉन छोड़ेगा, ल्यूमन में छोड़ेगा, लेकिन उस प्रोटॉन को ल्यूमन में छोड़ने के लिए एनर्जी चाहिए। क्यों चाहिए एनर्जी? क्योंकि उसके ऊपर एक प्रोटॉन पंप लगा हुआ होता है, जो एनर्जी के फंक्शन पे ही काम करता है। समझ में आ गया? एनर्जी के फंक्शन पे काम करता है। पंप क्या करता है भाई, उसको एनर्जी चाहिए जब भी काम करेगा। तो क्या होता है उसके बाद में, जब इलेक्ट्रॉन साइटोक्रोम B6F को दिया जाता है, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में रिलीज होती है। ये एनर्जी हेल्प करती है प्रोटॉन को स्टोमा से अंदर लाने के लिए। ठीक है, फिर आपका इलेक्ट्रॉन फोटोसिस्टम 1 में चला जाता है। तो कंफ्यूजन कहाँ है? कंफ्यूजन ये है कि प्लास्टोक्विनोन जो आपका था, ये हाइड्रोजन कैरियर है, ये इलेक्ट्रॉन कैरियर नहीं है। बट इसको अब इसका ऑर्डर था कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन ही कैरी करना है, तो ठीक है, कहता है वैसा मैं इलेक्ट्रॉन कैरी कर लूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मैं एक ही चीज कैरी कर सकता हूँ, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं प्रोटॉन को ल्यूमन में छोड़ देता हूँ, लेकिन मुझे छोड़ने के लिए इस प्रोटॉन पंप से पास कराना पड़ेगा उस प्रोटॉन को पहले, मैं ऐसे नहीं रिलीज कर सकता, तो उसके लिए एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी कहाँ से मिलती है? वो मिलती है साइटोक्रोम B6 के F पे, जब इलेक्ट्रॉन का बाउंस होता है, वहां पे एनर्जी बाउंस होती है, वहां से एनर्जी मिलती है, जिससे आपका प्रोटॉन पंप काम करता है, और वो आपके जो प्रोटॉन है स्ट्रोमा से ल्यूमन में आ जाते हैं। देखिए, ये वही लाइन यहाँ पे लिखी हुई है, तो थोड़ा समझने के लिए हल्का सा आइडिया चाहिए, जस्ट नथिंग। ओके, तो ये सेकंड रीजन हो गया ना। थर्ड रीजन में चलते हैं। थर्ड रीजन बहुत अच्छा है। ये कहते हैं थर्ड रीजन कि जो NAP रिडक्टेज एंजाइम होता है, ये स्ट्रोमा में अवेलेबल होता है। सही बात है भाई। और मैंने आपको शायद नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन में बताया था कि एक चीज की मिसकंफ्यूजन आपको डिफरेंट टेक्स्ट में और डिफरेंट वीडियोस में मिलेगा आपको, जहां पर ये कहते हैं कि NADP से जो प्रोटॉन रिएक्ट करके NADPS2 बनाता है, वो वाटर की स्प्लिटिंग से आ रहा होता है। ठीक है, जिससे वाटर की स्प्लिटिंग से जो प्रोटॉन निकलता है, वो NADP के साथ रिएक्ट करके NADPS2 बनाता है। बिल्कुल सही, गलत नहीं कहा उन्होंने, लेकिन वो एक चीज मिस कर गए। वो ये मिस कर गए, आप खुद सोचिए, जब NADP एक लाइन लिख रही है कि NADP स्ट्रोमा में प्रेजेंट है, तो प्रोटॉन कैसे चला जाएगा? प्रोटॉन भैया विदाउट प्रोटॉन पंप। अब आप सोचिए, अगर अंदर आने के लिए पंप चाहिए, मतलब आपके ये ल्यूमन है, सॉरी मेरा मतलब थैलेकॉइड है, यहाँ पे प्रोटॉन को ऊपर से अंदर आने के लिए, स्ट्रोमा से ल्यूमन में आने के लिए पंप लगा हुआ था, एनर्जी की जरूरत थी। ठीक है, तो उसको अब ल्यूमन से स्ट्रोमा में जाने के लिए भी तो एनर्जी चाहिए। समझ में आ गया? एनर्जी चाहिए। अब वहां पे एनर्जी कहाँ से आएगी? वो इलेक्ट्रॉन तो NADP ने ले लिया, अब तो एनर्जी तो है ही नहीं। तो अब जब एनर्जी नहीं है, तो वो प्रोटॉन कैसे ल्यूमन से उस हेलिकॉइड को मेम्ब्रेन को क्रॉस करके स्ट्रोमा में जाएगा? नहीं जा सकता। इसके लिए उसको पहले ATP सिंथेसिस, ओके, जो प्रोटीन से पास होना पड़ता है, पहले वो स्ट्रोमा में आता है, फिर वो रिएक्ट करता है। और जब NADPS2 बन गया, देखिए स्ट्रोमा में प्रोटॉन आ गया, लेकिन वो NADP ने ले लिया, तो स्ट्रोमा में फिर प्रोटॉन कम हो गए। मैं आपको ये एनिमेशन से दिखा दूंगा। ठीक है, देखिए ये आपका सेम इलेक्ट्रॉन मूवमेंट हो रहा है। क्लियर हो गया? ये आपने देखा कि साइटोक्रोम B6 पे कैसे प्रोटॉन अंदर आ गए। फिर मैं समझा देता हूँ, ये यहाँ पे प्रोटॉन पंप लगा हुआ होता है, यहाँ पे प्रोटॉन को अंदर आने के लिए एनर्जी चाहिए, एक्टिव ग्रिड, ये एक्टिव प्रोसेस होता है। तो एनर्जी कैसे मिलती है? जब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का बाउंस होता है और यहाँ पे एनर्जी रिलीज होती है, जो हेल्प करती है उस प्रोटॉन को अंदर लाने में। ठीक है, देखिए, हाँ, मैंने बताया कि वाटर की जो स्प्लिटिंग होती है, तो ये ऑक्सीजन रिलीज हो गई, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज हो गए, जो कि यही इलेक्ट्रॉन आपके कहाँ जाएंगे? ये इलेक्ट्रॉन आपके PS2 में जाएंगे, क्लोरोफिल में जो इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, जो ऑक्सीडाइज हो चुके हैं, उसकी रिकवरी के लिए। अब ये जो प्रोटॉन है, देखिए दो प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। दो प्रोटॉन कहाँ से आ रहे हैं? यहाँ से आ रहे हैं। ठीक है, ठीक है, अब ये प्रोटॉन पास होंगे, कहाँ से पास होंगे भाई? ये पास होंगे एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स से। ये हमने पढ़ा है माइटोकॉन्ड्रिया में भी। ये एटीपी सिंथेटेस कॉम्प्लेक्स क्या करता है? ये प्रोटॉन को पास कराता है, जिसके अंदर आपके दो कंपोनेंट होते हैं, ये एक ऊपर वाला कंपोनेंट होता है, एक नीचे वाला कंपोनेंट होता है। क्लियर? ये आपका F1 पार्ट होता है, ये आपका
ये एफ नॉट पार्ट होता है, ये F1 पार्ट होता है। ये F नॉट होता है इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन होती है जो प्रोटॉन को डिफ्यूजन के थ्रू पास होने देती है। और जब ये प्रोटॉन इस डिफ्यूजन के थ्रू यहाँ से यहाँ अंदर आ जाते हैं, तो अंदर आने के बाद में ये जब अंदर यहाँ देखिए इसका काम क्या है, इसका काम ये है कि प्रोटॉन को डिफ्यूजन के थ्रू पास करा देना। इसका ये जो आपको दिख रहा है एफ नॉट पार्ट, इसे एफ नॉट बोलते हैं। ये जो दिख रहा है आपको ये रेक्टेंगुलर, ये एफ नॉट प्रोटीन होती है जिसका काम है डिफ्यूजन के थ्रू प्रोटीन को पास करा देना, बस और कुछ काम नहीं है। और ये जो नीचे वाला आपको पार्ट दिख रहा है, ये वाला ऐसा जो बेलना सा जो बेलन शेप का जो आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं F1 पार्ट। ये इसके अंदर एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है, इसके अंदर नहीं होता। ठीक है, ये तो प्रोटीन है, ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है, एक जगह चैनल है जो हाइड्रोजन को सिर्फ पास होने दे रहा है। लेकिन ये यूजफुल है। ये क्या करता है, ये इसमें एटीपी सिंथेटेज एंजाइम होता है। जब आपका हाइड्रोजन इस प्रोटीन को पास करते हुए बाहर आता है, तो यहाँ पे एनर्जी रिलीज हो जाती है। ओके, उस एनर्जी का फायदा कौन उठाता है, एटीपी सिंथेटेज। जो एनर्जी रिलीज हुई है वो एनर्जी को यूज करते हैं प्रोटीन को सॉरी इनऑर्गेनिक फॉस्फेट को एटीपी के साथ बाइंड अप करने से, और जिससे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। लेकिन जो हाइड्रोजन मतलब जो प्रोटॉन बाहर आ गए, अब देखिए ये जो प्रोटॉन है और ये प्रोटॉन में दोनों में बहुत डिफरेंस है। ये जो प्रोटॉन हाई एनर्जेटिक थे, ये प्रोटॉन लोअर एनर्जेटिक है। तो ये प्रोटॉन जाते हैं आपके बाहर और आपके NADP प्लस से रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं, क्योंकि NADP रिडक्टेस एंजाइम बाहर की तरफ है, मतलब स्टोमा में है। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि यहाँ पे दो NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, और मैंने आपको दो NADPH2 का फॉर्मेशन हो रहा है, दो का हो रहा है। तो देखिए एक NADP प्लस से कितने प्रोटॉन बाइंड अप हो रहे हैं बताइए। एक NADP प्लस से दो प्रोटॉन बाइंड अप हो रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए आप, और यहाँ पे कितने प्रोटॉन अंदर आ रहे हैं। एक प्रोटॉन तो आपका सॉरी दो प्रोटॉन तो आपके यहाँ आ गए, और दो प्रोटॉन आपके यहाँ से अंदर आ गए, चार प्रोटॉन हो गए। तो चार प्रोटॉन हो गए मतलब, और एक NADP प्लस से कितने प्रोटॉन बाइंड अप हो रहे हैं, दो प्रोटॉन बाइंड अप हो रहे हैं। तो इट मींस आपके चार प्रोटॉन ऐसे कि एक बार में जनरली ऐसा बोलते हैं कि जब दो प्रोटॉन बाहर निकलते हैं तो एक एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। क्लियर हो गया, एक एटीपी का यहाँ पे फॉर्मेशन हो रहा है। तो आपके ये दो प्रोटॉन बाहर आपके मतलब सॉरी फोर प्रोटॉन्स बाहर आ गए। अब वो प्रोटॉन बाहर आने के बाद में वो यहाँ पे NADP प्लस से रिएक्ट करके ऐसे दो NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये H2 खाली हो गया, ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है, ये प्रोसेस रुकता नहीं है। ये यहाँ पे प्रोटॉन ग्रेडेड, ऐसा नहीं कि ये प्रोटॉन बाहर आ गए और फिर NADP प्लस से रिएक्ट करके NADPH2 बनाया गया, यहाँ प्रोटॉन खाली। ये कभी नहीं रुकता मैकेनिज्म। ये प्रोटॉन ग्रेडिएंट यहाँ बनता रहता है, ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, प्रोटॉन ग्रेडिएंट कभी फॉर्म नहीं होता। ये केवल यहाँ पे चार ही प्रोटॉन नहीं होते, यहाँ बहुत सारे प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, ये क्योंकि ये प्रोसेस कंटिन्यूस चलता है। ठीक है, हाँ, नीट 2016 में क्वेश्चन आया था, इन ए क्लोरोप्लास्ट द हाईएस्ट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आर फाउंड इन ल्यूमन्स ऑफ थैलेकॉइड्स, इंटरमेम्ब्रेन स्पेस, एंटीना कॉम्प्लेक्स एंड स्ट्रोमा। आंसर सिंपल है, आपके सामने जो स्क्रीन के ऊपर जो ऑप्शंस हैं, अगर आप चूज करें तो पहला ही आपके सामने आपको मिल जाएगा ल्यूमन ऑफ थैलेकॉइड। अब आता है कि इन सब के हेल्प से एटीपी का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सिंपल वही मैकेनिज्म है जो माइटोकॉन्ड्रिया में था, कि प्रोटॉन का ग्रेडिएंट का फॉर्मेशन हो गया। एक मेम्ब्रेन के एक साइड प्रोटॉन बहुत ज़्यादा है, दूसरी साइड प्रोटॉन बहुत कम है, तो ग्रेडिएंट बन गया। अब ग्रेडिएंट बन गया, ठीक है, जिस ग्रेडिएंट की वजह से क्या होता है, मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेशर आता है। क्योंकि अगर ये ग्रेडिएंट बना तो उस ग्रेडिएंट से क्या होता है, वोल्टेज जनरेट होता है, जिससे मेम्ब्रेन के भी डैमेज होने के चांसेस होते हैं। इसलिए इस ग्रेडिएंट को तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, और वो ग्रेडिएंट को तोड़ने में हेल्प करता है आपका एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स। तो उसके दो फायदे हैं, एक तो आपका ग्रेडिएंट ब्रेक हो जाता है, और दूसरा उस ग्रेडिएंट के ब्रेक होने से जो एनर्जी मिलती है, उस एनर्जी से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। क्लियर, ये सब चीज़ें वही है। ठीक है, फिर मैं आपको एक बार एनिमेशन से दिखा देता हूँ सब चीज़ें। देखिए ये सब चीज़ें वही है। ठीक है, इसमें पीएस देखिए इसके अंदर मैंने बताया कि दो प्रोटीन होते हैं, एटीपी जो आपका एटीपी सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अंदर आपके दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं। पहला होता है आपका CF0 इंटीग्रल एम्बेडेड प्रोटीन, यहाँ पे C से मतलब क्लोरोप्लास्ट है, और F0 आपको पता ही है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया में F1 और F0 F1 सिंथेटेज कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ पे CF0 इसलिए लिखा है बिकॉज ये क्लोरोप्लास्ट का पार्ट है। तो ये होगा इंटीग्रल एम्बेडेड प्रोटीन। ठीक है, और दूसरा होता है आपका CF1, ये एटीपीज एंजाइम्स के अंदर होता है।
ये 2 इम्पोर्टेंट पार्ट होते हैं, एटीपीज एंजाइम, ओके। ये पूरा देखिए CF0 और CF1 दोनों को बना लें तो एटीपी सिंथेटिक कॉम्प्लेक्स बनता है, और ये 2 प्रोटीन से मिल 2 कंपोनेंट से मिलकर बना हुआ है, जिसमें CF0 आपका इंटीग्रल एम्बेडेड प्रोटीन है। ये ध्यान रखना, ये इंटीग्रल एम्बेडेड प्रोटीन है, ये एक तरह से चैनल का काम करता है, जो प्रोटॉन को सिर्फ मूव करने में हेल्प करता है, इसके अलावा इसका कोई दूसरा काम नहीं है। CF1 के अंदर आपके इसके अंदर एंजाइम प्रेजेंट होता है, क्योंकि जब प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेक होता है तो उससे जो एनर्जी निकलती है, उस एनर्जी को वो यूज करता है कि जिससे एटीपी बन जाए, क्योंकि एनर्जी निकल रही है। अब देखिए, हमेशा जब दो चीजें आपस में जुड़ती हैं तो उसको एनर्जी की जरूरत होती है, क्योंकि जब एक बॉन्ड ब्रेक होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, और जब आपको बॉन्ड बनाना है तो एनर्जी चाहिए, तो वो उसी एनर्जी को बॉन्ड बनाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो जहाँ पे आपका एटीपी से बाइंड अप होता है और एटीपी का फॉर्मेशन करता है। इट्स जस्ट सिंपल थिंग, और यही सब चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी है, क्योंकि अगर मैं एक एक लाइन रीड करता आपको बोर लगता, तो मैंने वही चीज़ें समझा दी आपको। प्रोटॉन ग्रेडिएंट ब्रेक इसलिए जरूरी है क्योंकि मेम्ब्रेन, वरना मेम्ब्रेन के अंदर पोटेंशियल जनरेट हो जाएगा, और जितने हाई पोटेंशियल पे मेम्ब्रेन कभी भी डैमेज हो सकती है, तो इसलिए प्रोटॉन को एक तो ब्रेक डाउन करना होता है, और उस ब्रेक डाउन करने की वजह से जो एनर्जी निकलती है, ठीक है, जैसे मेम्ब्रेन है, इसका भी एक साथ बहुत हाई प्रोटीन है, एक साथ लो प्रोटीन है, आपने मेम्ब्रेन को कट कर दिया, तो कट कर दिया तो क्या होगा, सारे प्रोटॉन आप एकदम से आएंगे, सारे प्रोटॉन हाई एनर्जी वाले, जितने हाई एनर्जी के साथ पास करेंगे इंटीग्रल मेम्ब्रेन प्रोटीन से, तो उससे एनर्जी निकलेगी, और उस एनर्जी का जो यूज किया जाता है वो एक एक पैक्ड एटीपी के बनाने में यूज किया जाता है, और आप ये एटीपी फर्दर कभी भी अपने फंक्शंस में यूज कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, ये वही सब चीज़ें थी जो मैंने आपको पहले बताई हैं। ऐसे एटीपी का फॉर्मेशन होता है। प्रोटॉन यहाँ से भी आते हैं, प्रोटॉन यहाँ से भी आते हैं। 2 ही सोर्सेस हैं प्रोटॉन आने के, एक ये प्रोटॉन ये सोर्स है, और ये प्रोटॉन सोर्स है। और ध्यान रखना, ऐसा नहीं है कि ये प्रोटॉन बाहर निकल गए तो ये प्रोटॉन खत्म हो जाएंगे। ये प्रोसेस कंटिन्यूअस चलता है, कंटिन्यूअसली यहाँ पे प्रोटॉन का फॉर्मेशन होता रहता है। ठीक है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और ये जब प्रोटॉन आपके बाहर आ गया तो स्ट्रोमा में आ गया, लेकिन ये स्ट्रोमा वाले प्रोटॉन को भी एनएडीपी ने यूज़ कर लिया, तो फिर आपके स्टोमा में प्रोटीन कम हो गया और इस साइड प्रोटीन बढ़ गया आपके। ठीक है, AIPMT 2005 में क्वेश्चन था, chemosmotic theory of ATP synthesis in chloroplast and mitochondria is based on protein gradient, accumulation of K plus ion, accumulation of Na ions, and the membrane potential. So your answer is proton gradient. Okay. ये डायग्राम मैंने बेसिकली आपके एनसीईआरटी से लिया है, जहाँ पे उन्होंने बताया कि कैसे कीमोऑस्मोसिस से एटीपी का फॉर्मेशन होता है। सो आई होप सो कि मैंने सिंपल लैंग्वेज में आपको समझाने का ट्राई किया है। ठीक है, मैं आपसे जो कह रहा था ना PQS2 का, वो ये था, देखिए, PQ से PQS2 बनता है, ठीक है, PQ से PQS2 बनता है, फिर उसके बाद में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है। ये देखिए, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट हो रहा है। अब वो जो प्रोटॉन आयन है, अभी दिख रहा है, ये जो प्रोटॉन आयन है डायरेक्टली अंदर नहीं जा रहे, ये प्रोटॉन साइटोक्रोम B6 की हेल्प से अंदर जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये इसको यहाँ पे एक प्रोटॉन पंप होता है, ठीक है, जो पंप काम करता है एनर्जी के फंक्शन पे, इसको एनर्जी चाहिए, और एनर्जी देता है साइटोक्रोम B6F। तो यहाँ पे भी देखिए, ये जो प्रोटॉन अंदर जा रहे हैं साइटोक्रोम B6 हेल्प के थ्रू अंदर जा रहे हैं, जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, और ये ही प्रोटॉन बाहर आते हैं और NADP प्लस से रिएक्ट करके NADPH2 का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? सो एक्चुअली कीमोऑस्मोसिस को करने के लिए क्या क्या आपको जरूरत पड़ती है? एक मेम्ब्रेन चाहिए, बिल्कुल थैलेकोइड की मेम्ब्रेन यूज होती है। प्रोटॉन पंप चाहिए। अब बताइए प्रोटॉन पंप कहाँ पे यूज हुआ था? प्रोटॉन पंप चाहिए, याद कीजिएगा, फिर मैं आपको दिखा देता हूँ डायग्राम। ये देखिए, ये प्रोटॉन पंप है, ये दिख रहा है, यहाँ पे प्रोटॉन पंप होता है जो हाइड्रोजन को पंप कराता है फ्रॉम स्ट्रोमा टू ल्यूमन। ठीक है, ये प्रोटॉन पंप नहीं है कि इसको प्रोटॉन पंप समझ लीजिए, ये पंप नहीं है, ये तो डिफ्यूजन पे काम कर रहा है। प्रोटॉन पंप यहाँ पे है जो स्ट्रोमा से ल्यूमन में लेके आता है। क्लियर? इसके अलावा प्रोटॉन ग्रेडिएंट, बिल्कुल प्रोटॉन का ग्रेडिएंट बनता है एटीपी सिंथेसिस एंजाइम, एनर्जी यूज्ड टू पंप द प्रोटॉन अक्रॉस अ मेम्ब्रेन, सो क्रिएट a gradient and high concentration proton within a thylakoid lumen. ATP synthesis has a channel that allow to diffusion of proton back across to the membrane. This release enough energy to activate a ATP synthesis enzyme that catalyzes the formation of ATP. Along with the NADP produced by the movement of electrons, and the ATP will be used immediately in the biosynthetic reaction. अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा, जहाँ पे जो ATP बने हैं, NADPH2 बने हैं, अब हम देखेंगे कि कैसे ATP से और NADPH2 से कैसे ATP और NADPH2 से कैसे बायोसिंथेटिक पाथवे, मतलब हमारा जो डार्क रिएक्शन है, CO2 फिक्सेशन है, कैल्विन साइकिल है, C3 साइकिल, उसमें कैसे
ये एटीपी और एनएडीपीएस यूज़ होते हैं। ओके, सो यहाँ पे हमारा लेक्चर खत्म हुआ। सिंपल लेक्चर था। कीमोऑस्मोसिस एक ऐसा टॉपिक होता है जो जनरली बच्चों को समझ में नहीं आता है, क्योंकि क्या है कि आप जस्ट बुक रेफर करते हैं तो बुक में हर चीज़ नहीं है, ठीक है? बुक में हर चीज़ हो भी नहीं सकती, क्योंकि अगर बुक में हर चीज़ होने लगी तो फिर बुक का जो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जो फिर कॉमर्शलाइज़ होने में बहुत मुश्किल होती है उसको। इसलिए एक टीचर की ज़रूरत होती है जो उस बुक के कंटेंट को अनकवर करके आपको समझा सके। ठीक है? सो फिलहाल मिलेंगे आपसे हम फिर नेक्स्ट लेक्चर में डार्क रिएक्शन में, जहाँ पे हम पढ़ेंगे बायोसिंथेटिक पाथवे के बारे में, ठीक है? नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता देता हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में हम बेसिकली कवर करेंगे आपका बायोसिंथेटिक पाथवे, जिसे हम C3 साइकिल भी कहते हैं, केल्विन साइकिल भी कहते हैं और सॉरी डार्क रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है? और दूसरा टॉपिक कवर करेंगे हम फोटो रेस्पिरेशन। फोटो रेस्पिरेशन, ये 2 टॉपिक कल हम कवर करने जा रहे हैं, ठीक है? फिर उसके बाद में आपका जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा हमारा C4 साइकिल, ठीक है? और आपका केम साइकिल के ऊपर, ठीक है? फिर क्या उसके बाद में फिर हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा, वो होगा कि फैक्टर फोटोसिंथेसिस के लिए फोटोसिंथेसिस कौन-कौन से फैक्टर इफेक्ट करते हैं। सो नंबर ऑफ फैक्टर्स के बारे में हम स्टडी करेंगे, क्योंकि उससे क्वेश्चंस आते हैं। इवन बोर्ड एग्जाम्स में तो काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं उससे, और एनसीईआरटी में भी इसके बारे में काफ़ी एक्सप्लेन उन्होंने अच्छे से किया हुआ है। मेडिकल एंट्रेंस में भी उससे क्वेश्चंस आने की प्रोबेबिलिटी हाई लेवल पे होती है, मेनली इन एम्स, क्योंकि एम्स में ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं जो लॉजिकल होते हैं, और ऐसे फैक्टर इफेक्टिव में जो क्या होता है, लॉजिकल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। ओके, सो अराउंड मैक्सिमम इन 3 लेक्चर हमारा फोटोसिंथेसिस खत्म हो जाएगा, ठीक है? सो फिर भी हम इसी एंथुसियाज्म के साथ फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। जब तक घर पे रहिएगा, सेफ रहिएगा। धन्यवाद।